हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज हम परसेंटाइल बूस्टर बैच के अंदर लेके आए हैं आपके लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है कि जिससे क्वेश्चन लगने ही लगने हैं यार। अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है ना इस चैप्टर के ऊपर, तो मतलब फ्री के नंबर देके जाएगा ये चैप्टर, है ना। मतलब नंबर आ ही जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी चेक करना बहुत इजी है ना। कंटिन्यूटी का अगर सवाल आए कि बताओ कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, वो तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। बस अपने को पुट करना पड़ता है ना पॉइंट, कि बेसिकली लिमिट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन हो गया ये, है ना। लिमिट का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आते हैं तो वो भी इतना कोई टफ है नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कई बार ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल के जमाने में, मतलब आजकल के ईयर्स में, है ना। ग्राफिकल क्वेश्चंस जैसे कि मैक्सिमम ऑफ दिस एंड फिर ग्राफ बनाओगे, फिर ग्राफ पे आप देखोगे कितने शार्प कॉर्नर्स है। जितने शार्प कॉर्नर्स होंगे उतने पॉइंट्स पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। बेसिकली वो सारे बढ़िया बढ़िया सवाल लिए हैं, है ना। वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, है ना। उसी टाइप के सवाल आएंगे आपके सामने भी। ठीक है, तो मस्त प्रैक्टिस करेंगे, मजा करेंगे। ठीक है, बाकी आई होप यार आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही हो, मजे में चल रही हो। अभी एग्जाम पास आने वाले हैं। कई बच्चों के मैसेजेस भी मेरे पास आए थे कि सर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है थोड़ा डर सा लग रहा है, डिप्रेशन सा हो रहा है, टेंशन सी हो रही है ना। तो ये सब नहीं करना है बच्चा लोग। मस्त होके पढ़ाई करो, है ना। टेंशन लेने का देखो यार, बहुत वाजिब है कि एग्जाम पास आते हैं टेंशन होती है ना। थोड़ा तो है ना, मन में इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, राइट। जो एग्जाम खत्म होने के बाद की जो खुशी होती है ना, इतनी खुशी से अपन जीरो होते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद में एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, वो देख के आप पहचान लोगे उसके आज एग्जाम खत्म हुआ है। और जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो उसी बच्चे के चेहरे पे देखो टेंशन का भाव, है ना। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बहुत एग्जाम दोगे आप जीवन में। बात यह है कि इस प्रोसेस को भी आप इंजॉय करो ना। एग्जाम आ रहे हैं, उस प्रोसेस को भी इंजॉय करो। मजे से सवाल करते रहो, मजे से क्वेश्चंस लगाते रहो, है ना। क्योंकि जनरली अपने को टेंशन क्यों होती है, जनरली अपने को टेंशन इसलिए होती है क्योंकि अपन फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में लग जाते हैं कि यार मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आईआईटी में सिलेक्शन, है ना। क्या इतनी रैंक बन पाएगी, क्या उतनी रैंक बन पाएगी। फिर अपन अपनी प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं, अरे यार मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया, एग्जाम इतने दिन में आने वाला है। फिर अपन उसमें ना, ठीक है, टेंशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो उस मूड में हमें जाना नहीं है। ठीक है, हमें बस प्रेजेंट पे फोकस करना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी एकदम परफेक्शन के साथ तैयारी हो कि हाँ जे जो मैंने प्लानिंग करी थी वो सारी प्लानिंग अच्छे से हो रही है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना, बहुतों के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमारे, है ना, हम क्या कर सकते हैं अभी अपन ये कर सकते हैं कि यार डेली प्रेजेंट पे फोकस करो। सवाल लगाने में तुम्हें डेली मजा आ रहा है, तुम अच्छी पोजीशन पे हो, है ना। मजे लेते रहो सवाल लगाने में, हर एक टॉपिक को टच में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं 4 दिन, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं 4 दिन, ये नहीं करना है ना। हर एक चैप्टर को टच में रखना है बेसिकली, है ना। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना ही देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ोगे आप हर दिन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि भैया 2 दिन केमिस्ट्री 2 दिन फिजिक्स, ये नहीं करना। तीनों को सब टाइम देना है, हर टॉपिक को टच में रखना है ना। बीच बीच में से सवाल उठा लिया करो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कभी सवाल उठा लिया इंटीग्रल्स के, कभी सवाल उठा लिए लिमिट्स के, कभी सवाल उठा लिए कोनिक सेक्शन के, है ना। तो ऐसे कुछ 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 सवाल उठाते रहोगे तो टच में रहोगे, आपका दिमाग ना, मतलब उन सवालों के साथ खेलने में, ठीक है, समर्थ हो जाएगा, है ना। क्लियर है, तो बस ये करते रहो और मस्त रहो यार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बस अब मस्ती से सवाल लगाने में मजे करना है, क्योंकि यही तो मौका है। एक बार एग्जाम खत्म हो गए फिर तो वापस तुम इन सवालों को लगाओगे नहीं ना। तो जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है लगाओ इन सवालों को। तो आ जाओ फिर सवाल लगाते हैं, है ना। तो देखो क्या क्या सवाल है। पहला सवाल, हाँ जी, नॉ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये हमें पता करना है। हमारे सामने कुछ दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस पाई इंटू ई की पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी, है ना। एंड टी इज द, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट एस, है ना। टी सेट एस का एलिमेंट है और टी वो वैल्यूज है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो पूछा गया है कि बताओ सेट एस में, है ना, कितने एलिमेंट्स है, मतलब कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो कंटिन्यूस तो है ही, ये बात समझ में आती है ना, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन अगर दे रखे ना वो कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस
वहां पे है ना डिसकंटिन्यूटी उधर आती है जहां पे सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, वहां पे अपन सोच रहे होते हैं कि हाँ यार डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, राइट। बट मॉड्यूलस फंक्शंस जो है ना, पूरा पूरा मॉड्यूलस के टर्म्स में मेरे को डिसकंटिन्यूटी का तो डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, ये है ना, डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, डिसकंटिन्यूटी का तो कोई सवाल उठता नहीं है, ठीक है। सवाल उठता है कहां पे, डिफरेंशिएबिलिटी पे, कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ग्राफ से ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये देखो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही भारी काम है, तो इसके ग्राफ से तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, बस अपन ये देखेंगे कि कहां पे किस तरीके से खुल रहा होगा। जैसे यहां पे देखो मॉड्यूलस के अंदर क्या है, x माइनस पाई। अब अगर x पाई से बड़ा है तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुल रहा होगा, x पाई से छोटा है तो यही मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ खुल रहा होगा, है ना। यहां पे भी देखो मॉड्यूलस के अंदर है x, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये है ना पॉजिटिव के साथ खुल रहा होगा, x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। यहाँ पे साइन के अंदर देखो क्या है, मॉड्यूलस में x है। तो बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक तो जीरो, कि जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, एक पाई, पाई से बड़ा या छोटा, है ना। तो वहां पे अपन इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक गाइस। ओके, नाउ फंक्शन एफ एक्स देखो, फंक्शन एफ एक्स कुछ इस प्रकार का है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, सुन लेना ध्यान से, कि अगर पाई से बड़ा है मामला, अगर x पाई से बड़ा है तो इसको भी कोई टेंशन नहीं, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, है कि नहीं, है ना। तो x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई है तो ये सारा मसाला पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस पाई, ओके। और ये बनेगा a की पावर x माइनस वन इंटू साइन ऑफ x, है ना, सब पॉजिटिव के साथ खुल दिया। अगर x पाई से छोटा है बेटा, इफ x इज लेस देन पाई, है ना, ओके, पाई से छोटा होते ही तो ये चीज नेगेटिव के साथ खुलने वाली है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर जीरो से बड़ा है ना, x अगर जीरो से पाई के बीच में है, ठीक है, जीरो से पाई के बीच में है, तो ये दोनों मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ खुलेंगे और ये वाला मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ खुल के कुछ इस प्रकार की चीजें बन रही होगी, कि माइनस ऑफ x माइनस पाई इंटू ई की पावर x माइनस वन इंटू साइन ऑफ x। सही बात, ये देखो ये दोनों पॉजिटिव के साथ खुले, ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस पाई था, इसको नेगेटिव के साथ खोल दिया, माइनस ऑफ x माइनस पाई, ओके, कूल है। नाउ अगर अगर x जीरो से छोटा है फिर, है ना, x जीरो से छोटा हो गया तो ये तो वैसे नेगेटिव के साथ ओपन हो ही रहा था, पाई से जैसे छोटा गया तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा ना यार। x जीरो से छोटा हो गया तो ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बना दूं क्या, समझ में आ रही बात है। तो ये बन रहा है देखो x माइनस पाई, एक बार मैं लिख देता हूं फिर तुम विचार करना कि क्या लिखा है मैंने, है ना। e की पावर मॉड्यूलस ऑफ x, ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक, ये भी नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, कहां गया वो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाया मैंने, कि x माइनस पाई को भी नेगेटिव के साथ ओपन किया, साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, माइनस बाहर फेंक देता है साइन, है ना, साइन के बारे में पता ही है कि माइनस बाहर फेंक देगा, तो माइनस माइनस अपन ने प्लस कर दिया। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमारे सामने दिख रहा है, कंटिन्यूस तो है ही ये फंक्शन, देख सकते हो ना यार, कि यहाँ पे पाई पे वैल्यू देखो और इधर पाई पे वैल्यू देखो, सेम मिलेगी, है ना। पाई पे देखो ये भी जीरो जा रहा है, पाई पे ये भी जीरो जा रहा है, यहाँ पे जीरो पे वैल्यू देखोगे, जीरो पे ये भी जीरो जा रहा है, जीरो पे ये भी जीरो जा रहा है, तो है तो कंटिन्यूस ही। बात चलती है डिफरेंशिएबिलिटी की, कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बेसिकली डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर रहे हैं अपन, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ना लगा के डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स में यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो सबसे पहले x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन किया, x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन वन हो गया और बाकी दोनों फैक्टर्स e की पावर x माइनस वन इंटू साइन ऑफ x एज इट इज पड़े रह गए। फिर बाद में प्लस, हाँ जी, फिर x माइनस पाई को एज इट इज रखा, e की पावर x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो e की पावर x आ जाएगा, साइन x एज इट इज। यार देखो तीन भाई है मल्टीप्लीकेशन में, है ना, तीन भाई है मल्टीप्लीकेशन में, बारी बारी से एक एक भाई का डिफरेंशिएशन करूंगा, बाकी दोनों भाइयों को चुपचाप बैठे रखेंगे, है ना, ओके। फिर देखो ये दोनों भाई ऐसे ही बैठे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक्स माइनस पाई एंड ई की पावर एक्स माइनस वन, ये दोनों एज इट इज है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई, है ना, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो,
इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो बस नेगेटिव आ जाएगा, बाकी तो और सारी चीजें सेम ही है, बस यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन है, बाकी सारी चीजें सेम ही है ना, तो इधर ये नेगेटिव रख दिया अपन ने, बाकी एज इट इज कि पहले x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन किया, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, तो ये ए की पावर x माइनस वन इंटू साइन ऑफ x, ठीक है, फिर x माइनस पाई इंटू ई की पावर x माइनस वन का डिफरेंशिएशन ई की पावर x साइन x एज इट इज, ओके, प्लस फिर देखेंगे x माइनस पाई इंटू ई की पावर x माइनस वन इंटू कॉस x, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई, ठीक है, x 0 से पाई के बीच का ये सिलसिला है, ओके, तो अगर मेरे को चेक करना है कि पाई पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो यहां पे मैं चेक कर सकता हूं कि पाई के जस्ट आगे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, पाई से जस्ट पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है ना, मतलब द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट पाई प्लस एंड पाई माइनस, पाई के जस्ट आगे पाई से जस्ट पहले, क्या सेम वैल्यू आ रही है कि अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो देखो यार जरा यहां पे अगर मैं पाई रख देता हूं, यहां पे पाई रख देता हूं, तो वैल्यू क्या आएगी, पाई रख दिया तो ये साइन एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है, इधर एक्स माइनस पाई 0 हो जाएगा, है ना, साइन एक्स भी 0 हो ही रहा है, यहाँ पे भी देखो x माइनस पाई 0 हो जाएगा अगर पाई रखती, तो f डैश पाई प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना, यहाँ पे पाई रखा तो 0 आ गया, तो इधर से मैं लिख देता हूं भाई कि अपना जो f डैश ऑफ पाई प्लस है वो 0 आ रहा है, पाई प्लस पे डिफरेंशिएशन इतना है, पाई माइनस पे डिफरेंशिएशन कितना है वो भी यहाँ पे लगे हाथ चेक कर लो कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह पाई रखता हूँ तो फिर से देखो, है ना, फिर भी ये पूरा चीज 0 जाएगी ना यार, ये है तो एक दूसरे का नेगेटिव ही बस, ठीक है, तो यहां पे भी अगर x की जगह पाई रखा, ये पूरी की पूरी चीज 0 हो रही है, तो f डैश ऑफ पाई प्लस एंड f डैश ऑफ पाई माइनस दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, विच इज 0 ओनली, तो मतलब पाई पे तो ये डिफरेंशिएबल हो गया है, ठीक, अब देखते हैं x लेस देन 0 पे यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको भी, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो 1 आ जाएगा, तो दो फैक्टर्स बचे, e की पावर माइनस एक्स माइनस वन एंड साइन एक्स का, ठीक है, फिर x माइनस पाई को एज इट इज रखा, e की पावर माइनस एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स विच विल बी माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन लगा देता हूं मैं, ओके, e की पावर माइनस एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, x माइनस पाई को एज इट इज e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, और साइन एक्स भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, फिर देखो x माइनस पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बन जाएगा कॉस एक्स, दिस इज फॉर x लेस देन 0, ये x लेस देन 0 की कहानी है, तो f डैश की वैल्यू निकालो, देखो 0 माइनस पे, है ना, मतलब 0 के लेफ्ट में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे अगर x की जगह 0 रखता हूं तो ये पार्ट गया 0, साइन x बना देगा 0, यहाँ पे भी ये साइन x बना देगा 0, और यहां पे अगर मैं x को 0 रखता हूं तो क्या बनेगा, देखो यहां पे ये e की पावर x में ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, है कि नहीं है, x को 0 रखा तो e की पावर में 0 आ गया, e की पावर में 0 मतलब 1, 1 माइनस 1, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, समझ में आ रही बात है, अगर x को 0 रखते ही ये पूरा फैक्टर 0 गया, ये पूरा फैक्टर 0 जाते ही ये वाली टर्म भी 0, ठीक है, तो f डैश ऑफ 0 माइनस हमें 0 दिखाई दे रहा है, एफ डैश ऑफ 0 माइनस अपने को 0 दिखाई दे रहा है, और 0 प्लस पे भी यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू देखोगे, मतलब इधर भी 0 रख के देखोगे तो कितना आ रहा है, साइन एक्स ने 0 कर दिया, यहाँ पे साइन एक्स ने 0 कर दिया, यहाँ पे e की पावर एक्स माइनस वन इस वाले फैक्टर ने 0 कर दिया, ओके, तो एफ डैश ऑफ 0 प्लस वो भी 0 ही देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली यार अपने को क्या ना एफ डैश कहाँ पे डाउट आ रहा था कि कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है ना, जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो पाई पे बदल रहा है, पाई के आगे ये है, पाई से पहले ये है, तो एफ डैश की वैल्यू देख ली, पाई प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है, पाई माइनस पे वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों सेम वैल्यू आ रही है, मतलब पाई पे हो गया डिफरेंशिएबल, है ना, मतलब पाई पे हो गया डिफरेंशिएबल। वैसे जीरो पे डाउट था कि जीरो के लेफ्ट में वैल्यू कितनी है एफ डैश की, है ना, तो जीरो के लेफ्ट में एफ डैश की वैल्यू 0 ही आ रही है, और जीरो के राइट में भी देखोगे 0 प्लस पे वैल्यू देखोगे तो वो भी 0 ही अपने को दिख रही है, ठीक है, तो मतलब ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल, पाई पे भी डिफरेंशिएबल, इन्हीं दो पॉइंट्स में अपने को डाउट्स था क्योंकि यहीं पे फंक्शन डेफिनेशन बदल रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल आ गया, मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर,
है ना, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मतलब ऐसी कोई भी टी की वैल्यू नहीं आई है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा होगा बी करेक्ट, एन एम्प्टी सेट, है ना, ऐसी कोई टी की वैल्यू नहीं है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल दिख जाए। ओके, तो बहुत इजी है यार। अगर इस टाइप के सवाल है, सबसे पहले तो फंक्शन को डिफाइन कर दो। मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस को खोल दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को खोल दो। मतलब फंक्शन को एक तरीके से डिफाइन कर दिया तुमने। उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तुमने। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर बाद में देख लो जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है उन वैल्यूज पे चेक कर लो, है ना, कि सेम आ रही है कि नहीं आ रही है ना, जैसे पाई पे। समझ गए बातों को यार? ठीक है, तो इजी है डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत इजी है। बहुत तरह के सवाल पूछे गए हैं, है ना। इस टाइप के सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत रिपीटेड है, इसीलिए मैंने इन सवालों को लिया है कि इतने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और डुएबल क्वेश्चन जो है ना। लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर से वही नॉट डिफरेंशिएबल, कहां नॉट डिफरेंशिएबल है वो हमसे पूछा गया है। तो एक बार ट्राई करिएगा इस सवाल को खुद से। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है ना बच्चा लोग? क्लियर इतनी बात है? ओके, नाउ हाउ डू वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन? यहां पे सिर्फ x माइनस पाई है, मॉड्यूलस नहीं है। मॉड्यूलस होता तो मैं पाई के भी आजू बाजू फंक्शन को तोड़ने की सोचता, बट मॉड्यूलस नहीं है तो मत सोचना ऐसा, है ना। तो मत सोचना ऐसा, ऐसा मत कर देना कि तुम पाई प्लस पे वैल्यू देख रहे हो, पाई माइनस पे वैल्यू देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर मॉड्यूलस नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलस किस किस के बाहर है? साइन, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी कॉस के अंदर मॉड्यूलस ऑफ एक्स। कॉस के अंदर मॉड्यूलस ऑफ एक्स को लिखना भी एक तरीके से धोखा ही है ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। चाहे आप मॉड्यूलस को पॉजिटिव से खोलो, चाहे आप नेगेटिव से खोलो, ये बात अंदर की अंदर ही रह जाएगी, है ना। कॉस नेगेटिव खा जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, चाहे कॉस ऑफ एक्स रहे, चाहे कॉस ऑफ माइनस एक्स रहे, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। ठीक है, तो मॉड्यूलस को चाहे पॉजिटिव से खोल रहे हो या नेगेटिव से खोल रहे हो, ये बात अंदर की अंदर ही रह गई, है ना। तो इसके ऊपर भी कोई, ये पूरी जो टर्म है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप पॉजिटिव से खोलो चाहे नेगेटिव से खोलो। तो मैं तो बोल रहा हूं इस पूरी टर्म को अगर तुम इग्नोर भी मारना चाहो, इस पूरी टर्म को इग्नोर मारना चाहो तो मार दो इग्नोर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे पता है कि ये टर्म कहीं पे भी डिफरेंशिएबिलिटी में हानि नहीं पहुंचाने वाली है ना। कहीं पे भी डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी भैया। ठीक है, इट विल नॉट हैम्पर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। व्हाई? बिकॉज आप चाहे पॉजिटिव से ओपन करो, चाहे यहाँ पे नेगेटिव से ओपन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस टर्म को आप इग्नोर मारो तो मार दो इस टर्म को इग्नोर, है ना। अगर अलग अलग फंक्शन बन रहा होता कि पॉजिटिव से ओपन कर रहा है अलग फंक्शन, नेगेटिव से ओपन कर रहा है अलग फंक्शन, तो ऐसा तो है नहीं। कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज बेसिकली कॉस एक्स ओनली। कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स को सिंपली कॉस एक्स लिख दो। तो ये वाला फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ना, ये वाला फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ही। कौन रोक रहा है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को, है ना, ये है डिफरेंशिएबल। यहां पे थोड़ा सा डाउटफुल है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये साइन x पॉजिटिव के साथ होगा, x नेगेटिव हुआ तो यहीं पे ये माइनस का साइन x होगा। यहाँ पे भी देखो माइनस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x, x पॉजिटिव हुआ तो ये, है ना, पॉजिटिव के साथ, x नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि सिर्फ सिंपल सा इतने से फंक्शन पे अगर आप ध्यान देना चाहो तो दे सकते हो कि साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, और इसके अंदर भी फिर मैं दो केसेस बना ही लेता हूँ कि एफ एक्स बराबर, कि अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, साइन ऑफ x बना देगा। ये भी एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस ये कुछ कुछ मसाला है। ठीक है, इस मसाले को मैं इग्नोर ही मार रहा हूं, है ना। फिर देखो यहाँ पे अगर x नेगेटिव हुआ, x नेगेटिव हुआ तो ये मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होके ये माइनस का साइन x बनाएगा, ये माइनस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x ये प्लस x हो जाएगा, प्लस कुछ कुछ मसाला यही वाला। ठीक है ना, ये दोनों मसाला सेम है, चाहे x पॉजिटिव चाहे x नेगेटिव, इन मसाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एज इट इज लिखूंगा, है ना, कि 2 टाइम्स x माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे भी वही चीज 2 टाइम्स x माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक, वेरी गुड। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू देख लो। एफ डैश एक्स की वैल्यू देखोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, -1, प्लस
ये कुछ कुछ मसाला, इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं लिख रहा मैंने कहा क्यों मेहनत करनी है इसके ऊपर, है ना। फिर इधर देखो, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे +1, प्लस यही कुछ कुछ मसाला फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब मैंने देखा एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 माइनस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बस वो देखना है। सेम वैल्यू आ रही है तो डिफरेंशिएबल हो गया 0 पे, है ना। बस 0 पे ही तो डाउटफुल है, और तो कहीं पे डाउटफुल है भी नहीं। तो 0 पे ही डाउट है अपने को कि 0 प्लस पे वैल्यू देख लो, 0 माइनस पे वैल्यू देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 अप्रोच कर रहा हूँ, यहाँ पे x को 0 अप्रोच कर रहा हूँ, तो अपने को पता है कि ये पूरी वैल्यू कहाँ को जाएगी, हाँ जी, cos ऑफ 0 -1 ये 0 को अप्रोच होगी, ये भी कुछ कुछ वैल्यू को अप्रोच होगी, है ना, बट ये दोनों तो सेम ही है वैसे। यहां पे भी अगर x को 0 को अप्रोच कर रहा हूं तो ये भी चीज 0 को ही अप्रोच हो रही है। तो चाहे 0 प्लस पे वैल्यू देखो एफ डैश एक्स की, या 0 माइनस पे वैल्यू देखो, सेम ही वैल्यू आने वाली है। एंड क्योंकि सेम ही वैल्यू आ रही है इसलिए ये डिफरेंशिएबल हो गया एवरीवेयर। तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, है ना, कि लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल, जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो। ओके, कूल है, चिल है ना। तो बहुत इजी है, देखो। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस एक्स, है ना, इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 2, और अगर x इक्वल टू 2 हो जाता है तो इस फंक्शन की वैल्यू k डिफाइंड है। बोला गया है कि ये कंटिन्यूस है एट x बराबर 2। कंटिन्यूस अगर x बराबर 2 पे है तो मतलब x बराबर 2 पे जो वैल्यू है वही 2 के नेबर्स के ऊपर भी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 एफ एक्स, ठीक, देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 ओनली, बेसिकली दैट इज इक्वल टू k ओनली, है ना, कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 एफ एक्स k के ही इक्वल है, ये बात कह रहा है कभी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 क्या हो जाएगा, अगर x 2 को जाएगा तो इधर देखो ये 2 माइनस 1, बेस में 1 बन रहा है, और पावर कितनी है, पावर कितनी है, ये पावर में है 1/2 माइनस एक्स इज इन द पावर। तो अगर x 2 को जाएगा तो पावर इंफिनिटी को जा रही है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो कुछ इस प्रकार से रहता है कि 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स अगर लिखा हो, है ना, जहां पे एफ एक्स जा रहा है 0 को, जी एक्स जा रहा है इंफिनिटी को, तो इसको अपन e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स सेम लिमिट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड से, है ना, जगह नहीं रखी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है कि 1 प्लस एफ एक्स, जहां पे एफ एक्स 0 को जा रहा हो, जी एक्स इंफिनिटी को जा रहा हो, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट हो जाता है। इसको अपन लिख देंगे e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहां पे एफ एक्स 0 को जा रहा है, जी एक्स इंफिनिटी को जा रहा है, तो e की पावर में 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन रहा होगा। ठीक है, जिसको सॉल्व करना इतना कोई भारी काम नहीं है, इसको 0/0 का फॉर्मेट बना दो, ठीक है, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट बना दो, जो भी। ओके, तो वही काम अपन यहां पे करेंगे कि x माइनस 1, ठीक है, की पावर 1/2 माइनस एक्स। ओके, तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, ये लिखा है x माइनस 1, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 2, ओके, होल पावर 1/2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू k। हाँ जी, समझ में आई कि अब बात क्या लिखी मैंने क्या किया कि 1 प्लस समथिंग के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया, 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया, तो वही हमारा एफ एक्स है, दिस इज आर एफ एक्स। देखो यहाँ पे x माइनस 1 लिखा था, x माइनस 1 को लिख दिया 1 प्लस एक्स माइनस 2, बेसिकली बेस में 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये -1 -1 -2 हो, तो ये 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स वाला फॉर्मेट बन गया, ये हो गई पावर जी एक्स। ठीक है, जहां पे अगर x 2 को जाएगा तो देख पा रहे हैं फंक्शन एफ एक्स 0 को जा रहा है, फंक्शन जी एक्स इंफिनिटी को जा रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी। बहुत ही इजी फॉर्मेट है, अगर पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो कितना भी समझा लूं अभी तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो एक बार ना पढ़ लेना, अगर 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट नहीं पढ़ा तो, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर एफ एक्स, e की पावर x माइनस 2 इंटू जी एक्स, जी एक्स कितना हो गया 1/2 माइनस एक्स, e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, दिस इज इक्वल टू k, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2।
तो देखो x माइनस टू, टू माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर में -1 छोड़ देंगे, मतलब ये e की पावर -1 बन जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर -1। वही पूछा गया था शायद, यस, कि k बराबर e की पावर में -1। ओके, तो अगर आपने जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स मिस हो गए हो, है ना, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना सारा सिलेबस बाकी रह गया वगैरह वगैरह, तो देखो मेंस का पैटर्न तो आप प्रिडिक्ट कर ही सकते हो, बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे सवाल आते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट से बहुत सवाल आता है। तो अगर नहीं पढ़ा है, फटाफट जाओ, 15 मिनट भी नहीं लेंगे, 20 मिनट भी नहीं लेंगे, कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, लिमिट्स के कई सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। जाओ फटाफट से ये फॉर्मेट देख लो, 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, फिर हो गया, है ना। तो बेसिकली बहुत प्रिडिक्टेबल है जेई मेंस, अगर देखा जाए तो वो क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील, दैट इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल। तो बस हौसला बरकरार रखें, मेहनत करते रहें, सवाल लगाते रहें, है ना, गिव अप नहीं करना है अपने को अपनी तरफ से, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसी बात पे चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, ये देखो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी है ना। ये लिखा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जहां पे x है -1 से 1 के बीच में, x प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूटी पूछा गया है कि कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस है फंक्शन। तो पहले फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन करो। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, x कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में, ये दोनों चीजें ध्यान से देखना। मॉड्यूलस ऑफ x है, x -1 से 1 के बीच में है, तो मुझे पता है कि जब तक x -1 से 0 के बीच में आ रहा है तब तक तो ये मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और जब तक x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। वही अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में बात करूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का भी यही खेल है कि 0 से पहले तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अलग वैल्यू दे रहा होगा, और x जैसे ही 0 से बड़ा हुआ, है ना, सोचो यार, 0 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 से जस्ट ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो वैसे ही अपने को तोड़ने का है। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं। तो हमारे पास में फंक्शन f(x) आ रहा है, तो मैंने -1 से 0 के बीच में तोड़ा। ठीक है, कि -1 से 0 के बीच में पूरा पूरा देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 ही वैल्यू दे रहा होगा ना। ठीक है, कि जब तक x -1 से 0 के बीच में है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 0। देखो -1 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ने -1 ही वैल्यू दी, -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू -1 ही आएगी, 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 ही रहती है, राइट। और -1 से 0 के बीच में मॉड्यूलस ऑफ x नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ x को नेगेटिव के साथ ओपन किया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 रख दी, है ना, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बिटवीन -1 to 0। अब फिर देखो 0 से 1 के बीच में कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, है ना, लेस देन 1 तक, ठीक, वैल्यू क्या रहेगी, तो मॉड्यूलस तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा इस केस में, है ना, मॉड्यूलस तो अपन +x के साथ ओपन कर देते हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, 0 पे भी 0 है, और 1 से जब तक छोटा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 ही आने वाली है। ओके, नाउ लेट्स चेक बिटवीन 1 to 2। ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2। ओके, तो 1 से 2 पूरे इंटरवल में देखा जाए तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x का ही तो ख्याल रखना है, और वो हमें पता है कि पॉजिटिव से ओपन होगा इस पूरे इंटरवल में, तो ये मॉड्यूलस ऑफ x x की तरह ही ओपन हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 1 से 2 के बीच में बहुत ही सॉर्टेड है ये चीज कि दिस विल बी इक्वल टू 2x। ओके, फिर यहाँ पे देखो 2 से 3, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 3। मेरे को पता है 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 ही वैल्यू देगा, और जब तक 3 से छोटा है इसकी वैल्यू 2 ही होने वाली है, बट जब एग्जैक्टली 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। तो देखो मैं किस तरीके से तोड़ रहा हूं इसको, ऐसा तोड़ा जाएगा कि भाई 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन 3 तक तो वैल्यू अलग है, x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, देखना जरा कि 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वैल्यू 2 दे देगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 2, और एग्जैक्टली 3 पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x प्लस 3। अब देखो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस है, एक बार फंक्शन को तुमने डिफाइन कर दिया फिर बहुत इजी है। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट्स कौन सा है, पहले तो देखो 0, कि 0 के लेफ्ट में वैल्यू 0 के राइट में वैल्यू, तो यहां पे अगर x को 0 अप्रोच कराएंगे तो वैल्यू आ रही है -1,
यहाँ पे अगर x को 0 अप्रोच कराएंगे तो वैल्यू आ रही है 0। समझ में आ रही बात है? तो 0 माइनस पे वैल्यू -1 आ रही है, 0 1 प्लस पे वैल्यू 0 ही आ रही है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ f ऑफ 0 माइनस, f ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस पे वैल्यू कितनी -1 आ रही है, एंड f ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस पे इसकी वैल्यू देखी जाए तो 0 आ रही है, तो इट इंप्लाइज डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 0। 0 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। अब 1 पे चेक कर लेते हैं कि 1 से पहले यहां पे अगर मैं x को 1 अप्रोच कराता हूं तो वैल्यू 1 आ रही है, यहां पे अगर मैं x को 1 अप्रोच कराता हूं तो वैल्यू 2 आ रही है ना? तो f ऑफ 1 माइनस इज 1, f ऑफ 1 प्लस इज 2। ठीक है, f ऑफ 1 माइनस इज 1, f ऑफ 1 प्लस इज 2, तो डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 1, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, फिर 2 पे देखो, यहां पे अगर मैं x को 2 अप्रोच कराता हूं और यहां पे x को 2 अप्रोच कराऊं, क्या सेम वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है? तो इधर 2 अप्रोच कराएंगे तो 4 आ रही है, 2 टू द 4। यहाँ पे x को 2 अप्रोच कराएंगे तो भी 4 ही आ रही है ना? और एग्जैक्टली 2 पे भी वैल्यू 4 ही आ रही है। तो बस वही बात हो गई कि भैया 2 पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, कि एफ ऑफ 2 प्लस एंड एफ ऑफ 2 माइनस, तीनों की वैल्यू 4 ही आ रही है, मतलब कंटिन्यूस हो गया 2 पे। ठीक है, 2 पे कंटिन्यूस हो गया। फिर 3 पे देख लेते वैल्यू कि 3 अगर यहाँ पे अप्रोच कराता हूँ और यहाँ पे x को 3 अप्रोच कराता हूँ, दोनों पे अलग अलग वैल्यू है। 3 प्लस 2 यहाँ पे 5 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी, तो डिसकंटिन्यूस एट 3 है ना? तो डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे आ गया? डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 0 पे मेरे को डिसकंटिन्यूस दिखा, 1 पे डिसकंटिन्यूस दिखा, 2 पे नहीं है, फिर 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूस दिखा। तो 0 1 एंड 3 ऐसे 3 पॉइंट्स मिले हैं जहां पे ये डिसकंटिन्यूस है। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, इजी है ना? तो बहुत ही आसान है इस टाइप के सवाल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 4। ठीक है, तो फिर से वही बताना है कि कहाँ पे कंटिन्यूस है ना, या फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, वही सारी चीजें 4 पे बेसिकली अपने को जज करना है। ऑप्शंस अगर चारों देखोगे तो यहाँ पे x बराबर 4 पे कंटिन्यूटी पूछी गई है, यहाँ पे 4 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, 4 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू। तो बेसिकली 4 पे अपने को देखना है कि 4 पे वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो अगर मैं 4 प्लस पे वैल्यू देखूं, f ऑफ 4 प्लस देखो कितनी आ रही है, कि अगर x 4 से जस्ट बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वैल्यू क्या दे देगा, ये वैल्यू 4 दे देगा माइनस। अब ये x बाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा? देखो x है 4 से जस्ट बड़ा, 4 से जस्ट बड़ा, तो x बाई 4 क्या हो जाएगा? x बाई 4 हो जाएगा 1 से जस्ट बड़ा, है ना? x 4 से जस्ट बड़ा है तो x अपॉन 4 इज जस्ट ग्रेटर देन 1। जस्ट ग्रेटर देन 1 नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा, है ना? 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा, तो f ऑफ 4 प्लस की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक, इतनी बात है। अगर मैं f ऑफ 4 की वैल्यू देखूं कि एग्जैक्टली 4 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, तो x की जगह पे 4 रखता हूं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 4 ही बन जाएगा, माइनस यहां पे बनेगा 4 बाई 4, 4 बाई 4 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 दैट इज 1 ओनली, तो ये वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, समझ में आ रही बात है? देखो इधर क्या हो रहा है कि 4 प्लस पे, है ना, इस वाले पार्ट में समझ में आ गई बात कि अगर मैं 4 प्लस पे वैल्यू देखूं, हाँ जी बेटा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 प्लस माइनस 4 प्लस बाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस बाई 4 दैट इज बेसिकली 1 प्लस, कि 1 से जस्ट बड़ा नंबर है उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाता है। तो 4 माइनस 1 ये भी 3 आ रहा था, ये भी 3 आ गया, 4 माइनस 1 3 ही हो रहा है। फिर अगर मैं f ऑफ 4 माइनस देखूं कि 4 से जस्ट पहले, तो 4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे, है ना, माइनस 4 माइनस बाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, 4 माइनस मतलब 4 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी 3, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 रख दी। 4 से जस्ट छोटे नंबर को अगर मैं 4 से ही डिवाइड कर देता हूं, हाँ जी, जैसे 3.99 हो गया, 3.99 को 4 से डिवाइड किया तो वो 1 से जस्ट छोटा नंबर होगा,
1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा, है ना, बेसिकली ये 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाता है ना, जैसे 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो ये चीज 0 बन रही है, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो तीनों की वैल्यू सेम होगी ना, 4 प्लस पे, 4 माइनस पे, ऑल दीज थ्री वैल्यूज है ना आर सेम, तो हेंस वी कैन से दैट f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4, ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक, देखो ये सवाल, यहाँ पे ये मॉड्यूलस है बेटा, हाँ, f be a differentiable function from r to r such that modulus of fx minus fy is less than or equal to 2 times modulus of x minus y की पावर 3/2। ये सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है ना, 2019 में पूछा है, 2021 में फिर से देखने को मिला है, और हो सकता है कि इस बार फिर से किसी ना किसी में ये देखने को मिल जाए। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो देखिएगा जरा इस सवाल को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये लिखा है मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे मॉड्यूलस है। ठीक, तो मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर 3/2। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लिखा है ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे x माइनस वाई को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूं, है ना, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई को डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई की पावर 1/2 अभी भी बचा है राइट हैंड साइड में, ओवरऑल पावर 3/2 थी ना राइट हैंड साइड में, इसको देखो मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/2 पावर हो रही है। ओके, ये चीज है हमारे सामने, इसको इस फॉर्मेट में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूं दोनों साइड की, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स y, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स y, x को y की तरफ अप्रोच करवा देता हूं। ठीक है, तो ये लिखा है एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स वाई 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर 1/2। देखना जरा, दोनों साइड सिंपल सा काम किया है कि एक्स को वाई की तरफ अप्रोच करा दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो काम कर रहा है वही राइट हैंड साइड में भी काम करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में अगर एक्स वाई को अप्रोच करेगा तो ये चीज राइट हैंड साइड वाला मसाला कहां को जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 को जाएगा, है ना, अगर एक्स वाई बन जाए यहाँ पे तो वाई माइनस वाई हो जाएगा, 0 को जाएगा। ओके, तो राइट हैंड साइड वाला मसाला तो सॉर्टेड है कि ये चीज 0 को जाने वाली है, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मसाला देखो, ये बन रही है 0/0 फॉर्मेट, x अगर y को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0 को ही जा रहा है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है ये चीज। तो यहां तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव याद है ना, याद दिला देता हूं, देखो कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से एफ डैश एक्स किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, या फिर एफ डैश ऑफ ए किस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं अपन, तो दैट इज लिमिट x approaching towards a f of x minus f of a divided by x minus a. This is how we define f dash of a according to the first principle of derivative. याद करो जरा, है ना, यही तो होता है यार कि f dash of a is equal to limit x approaching towards a f x minus f of a divided by x minus a. नहीं विश्वास हो रहा तो लॉपिटल रूल लगा के देखो, फट से आप ऑब्जर्व भी कर पाओगे इस चीज। लॉपिटल रूल लगाओगे तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, एफ डैश एक्स अपॉन 1, एक्स को ए की तरफ अप्रोच कराओगे तो एफ डैश ऑफ ए बन जाएगा, है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज एफ डैश ए ओनली। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी भैया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स वाई, ये एफ डैश ऑफ ए है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ वाई, है ना, दिस थिंग इज एफ डैश वाई, ये चीज एफ डैश वाई हो गई। तो यहां पे हमारे पास बन रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश वाई बन रहा है, एफ डैश वाई, और बाहर मॉड्यूलस लगा है तो मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश वाई, मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश वाई लेस देन और इक्वल टू 0। अब किसी भी चीज का मॉड्यूलस लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, तो यहां से बस एक ही, है ना, अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो 0 के ही इक्वल हो रहा होगा, है ना, तो f dash y has to be 0, तो it implies
दैट एफ डैश ऑफ वाई हैज टू बी जीरो, है ना। मतलब इस फंक्शन एफ एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो है फॉर ऑल वाई, हर वाई के लिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इंप्लाइज एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर एफ एक्स हमारा कांस्टेंट फंक्शन है मतलब हर जगह वैल्यू सेम ही होने वाली है, मतलब जो वैल्यू जीरो पे है वही वैल्यू वन पे रहेगी, वही वैल्यू टू पे रहेगी, वही वैल्यू थ्री पे रहेगी। तो क्या वैल्यू रहेगी फंक्शन की, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा वन ही रहने वाली है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा वन ही रहने वाली है। सवाल हो गया खत्म। यार देखो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, बस एक बार तुमने देख लिया, डिटेल में समझ लिया इन चीजों को, अगली बार से अगर इस टाइप का सवाल आपके सामने प्रस्तुत होता है तो फटाफट से तुम्हें वहीं पे समझ जाना। जैसे ही सवाल आएगा विद इन 10 सेकेंड्स आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि भैया अगर x माइनस वाई को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ दोनों साइड, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स y, तो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है f डैश y का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो हो नहीं सकता, इक्वल टू जीरो होगा, फंक्शन कांस्टेंट। तो इस कंक्लूजन पे पहुंचने में तुम्हें हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड में तुम ये सारी चीजें सोच लोगे कि अच्छा फंक्शन अपना तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो जिसने ये सवाल कर रखा है उसके लिए बहुत इजी है, 10 सेकंड में वो ये पता कर लेगा कि भैया ये फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और फिर इस फंक्शन की वैल्यू दे रखी है जीरो पे वन, तो मतलब हर जगह ही वन होने वाली है ना। कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू हर जगह सेम होने वाली है। समझ में आ रही बात है कि एफ डैश जीरो है, एफ डैश जीरो कब होगा, जब भैया हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है ना। नहीं तो ठीक है स्लोप नॉन जीरो होगी, अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी स्लोप जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी वैल्यू हर जगह सेम होने वाली है। तो हमारा फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, जहां पे उसकी हर जगह वैल्यू वन ही है। तो बेसिकली वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम जीरो से वन के बीच में, एफ एक्स की वैल्यू वन है, वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो से वन के बीच में, जो कि आ जाएगा कितना, वन ही आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सवाल है। चलिए अब फिर आ जाते हैं कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन इस टाइप के कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर व्हेन मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू टू। मतलब जब तक एक्स माइनस टू से टू के बीच में, इससे ये समझ रहे हो ना, इससे क्या समझ रहे हो कि एक्स माइनस टू से टू के बीच में, तो एक्स अगर माइनस टू से टू के बीच में है तो अपन इसका ग्राफ बना रहे होंगे। जब भी ऐसा आ जाए ना कि मैक्सिमम ऑफ है ना एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो वहां से तुम ग्राफ का आइडिया लगा लेना कि अच्छा अब अपने को रेडी हो जाओ, ग्राफ पेपर लेके ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, बना लेंगे भाई, माइनस टू से टू के बीच में इनमें से कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है वो ग्राफ बना लेंगे। फिर मॉड्यूलस ऑफ एक्स अगर टू से फोर के बीच में है तो ये वाला ग्राफ अपने को बनाने का है। ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है आ जाओ ग्राफ बनाओ, बनाओ बनाओ ग्राफ बनाओ। अच्छा माइनस टू से टू के बीच में देखो, माइनस टू से टू के बीच में अगर देखा जाए मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, तो हमें दो फंक्शन है, एक तो फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो आप y बराबर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, दोनों के देखोगे कि दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, और कौन से इंटरवल में, सिर्फ इतने से इंटरवल में बनाना है ये ग्राफ, माइनस टू से टू के बीच। तो माइनस टू से टू के बीच में मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, है कि नहीं। हाँ जी, x बराबर टू पे इसकी वैल्यू भी टू है, x बराबर माइनस टू पे। ठीक है समझ में आ गया, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ पता है ये वी शेप्ड ग्राफ रहता है। फिर एक्स स्क्वायर का y बराबर एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक ग्राफ रहता है ना, पैराबोलिक ग्राफ रहता है। अब ये दोनों ग्राफ हमें पता है x बराबर वन पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वन पे दोनों की वैल्यू सेम है ना, मॉड्यूलस ऑफ वन देखो या वन का स्क्वायर देखो सेम वैल्यू दे रहा है, तो x बराबर वन पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका ग्राफ ऐसा सा कुछ रहेगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू x बराबर टू और माइनस टू पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर हो जाती है। ठीक है फोर हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो ऐसा सा इसका ग्राफ रहेगा। ठीक है ना, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया बिटवीन माइनस टू टू। अब इन दोनों में से किसका मैक्सिमम का चूज करना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, मतलब ऊपर कौन है। तो देखो यार माइनस वन से वन के बीच में अगर देखा जाए, हाँ जी
अगर मैं -1 से 1 के बीच में देखूं, -1 से 1 के बीच में, तो ऊपर तो ये मॉड्यूलस वाला ग्राफ है ना, मॉड्यूलस वाला ग्राफ ऊपर है अभी, ठीक है। -1 से 1 के बीच में देखा जाए तो मॉड्यूलस वाला ग्राफ ऊपर है, बट अगर 1 से 2 के बीच में देखूं तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ऊपर हो गया। तो यहाँ पे 1 के ऊपर ग्राफ बदला है, अब इसके आगे कौन सा एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है अपने पास, ठीक है। इसके बाद में एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारे सामने डेफिनेशन बदली है, मतलब -1 एंड 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल आता हुआ दिखाई दे गया। कौन से पॉइंट पे? -1 एंड 1। देखो जहां पे ग्राफ बदल रहा है ना, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, वहां पे शार्प कॉर्नर आ गया। क्योंकि देखो 1 से पहले पहले तक तो स्ट्रेट लाइन थी, फिर एक ऐसा ग्राफ चालू हो गया, समझ पा रहे हो? स्ट्रेट लाइन फिर ऐसा ग्राफ, ऐसा समझो यार कि ये भैया एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसा ग्राफ चालू हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। इससे पहले डिफरेंशिएशन अलग है, इसके बाद में डिफरेंशिएशन अलग है। एफ डैश एक्स की वैल्यू इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट के बाद में एफ डैश एक्स की वैल्यू अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर दिख जाएगा, दिखेगा ही दिखेगा, शार्प कॉर्नर है ना। ऐसे जाके अगर ऐसे कर्व चालू हो रहा है, मतलब दो अलग अलग कर्व अगर बदल रहा है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ ही जाएगा। शार्प कॉर्नर आ गया मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो -1 एंड 1 पे मुझे नॉन डिफरेंशिएबल दिख ही चुका है, और 0 पे तो है ही, है ना, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स है ना भैया। देखो यहाँ पे भी देखो, ये 0 पे तो ये वी शेप्ड है ना, तो 0 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही। तो एक पॉइंट हो गया 0, एक पॉइंट हो गया -1, एक पॉइंट हो गया +1। इन 3 पॉइंट्स पे तो अपने को नॉन डिफरेंशिएबल दिख ही रहा है ग्राफ, ठीक है। अभी पूरा ग्राफ बना नहीं, अभी 2 से 4 के बीच में और बनाना है। जब मॉड्यूलस ऑफ एक्स 2 से 4 के बीच में हो, है ना, तो मतलब जब x 2 से 4 या -4 से -2 के बीच में हो, तो उसका ग्राफ भी अपने को बनाने का है, ठीक है। तो 2 से 4, ओके। 2 पे इसकी वैल्यू देख लो यार, 2 पे वैल्यू कितनी है? अगर मैं x को 2 रखता हूं तो ये 8 - 2 × 2, मतलब 2 पे इसकी वैल्यू 4 ही है, यही तो वैल्यू 4 है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो मतलब कंटिन्यूस तो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू इसकी 4 है, फिर बाद में डिक्रीज होता हुआ है, 4 पे इसकी वैल्यू कितनी? 0 हो जाएगी, मतलब ऐसा सा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा सा। दिस इज द ग्राफ y बराबर 8 - 2, है ना। x पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, जब x 2 से 4 के बीच में ये ग्राफ बनेगा। x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू 4 है, x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू 4 है, x बराबर 4 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऐसा सा ग्राफ मिलेगा। एक और पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। वैसे ही यहां पे भी जब x की वैल्यू -2 रखोगे, है ना, सेम सेम यही लाइन इधर भी छाप दो, सेम यही लाइन इधर भी छाप दो भाई, ठीक है। ये -4 से -2 के बीच में, तो इधर भी अपने को नॉन डिफरेंशिएबल दिख गया, शार्प कॉर्नर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है ना। तो जितने शार्प कॉर्नर वहां वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ हो गया, ठीक है। नेगेटिव एक्स के लिए यही चीज इस तरीके से ओपन हो रही होगी, y बराबर 8 + 2x ऐसा बन रहा होगा, है ना। x अगर नेगेटिव है, -4 से -2 के बीच में, ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा मॉड्यूलस, ऐसा सा बनेगा 8 + 2x। x बराबर -2 पे इसकी वैल्यू 4 है, x बराबर -4 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ वी हैव। तो कितनी जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है? 5 जगह पे ये नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है, हाँ जी। -2, -1, 0, 1 एंड 2, ओके। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, दीज आर द पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऐसे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए अगला सवाल, ठीक है। Let f R2 R be a function such that fx is equal to x cube plus x square times f dash 1 plus x times, ये x cube लिखा है ना, ध्यान रखना, ठीक है। This is, let me write the function here, कि fx is equal to x cube plus x square times f dash 1 plus x times f double dash 2 plus f triple dash 3। इस टाइप के सवालों से बिल्कुल नहीं डरना है ना। लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन, फंक्शन हमारे सामने इस प्रकार से दे रखा है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई है कि x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। बिल्कुल नहीं डरना है इस टाइप के सवालों से। एक काम करना है हमें कि भैया f डैश 1 क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट ही तो होगा ना,
फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, x की जगह 1 रख दो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा। तो f'1 को वही कांस्टेंट कुछ a मान लो, f'2 भी कुछ कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को b मान लो, f'3 भी कुछ कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को c मान लो। तो अब यही फंक्शन कुछ इस प्रकार से मुझे दिख रहा होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी टाइप का हमारे सामने फंक्शन है, जहां पे a क्या है f'1, b क्या है f'2, c क्या है, हाँ जी ओके। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है ना, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो f' की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2ax, यहां पर लिख देते हैं f' बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, है ना, ये f' की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, f'1 मिल जाएगा, है ना, पुट x बराबर 1, ठीक है, पुट x बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया मेरे पास में f' ऑफ 1, ओके, और ये बन रहा है 3 प्लस 2a प्लस b, ऐसा सा बन गया f' ऑफ 1, हाँ जी f' ऑफ 1 ही मैंने a माना था, तो f' ऑफ 1 की वैल्यू a रख देता हूं, तो a बराबर 3 प्लस 2a प्लस b मिल गया। मतलब इधर से हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है कि a प्लस बी प्लस 3 बराबर 0, एक इक्वेशन ये तैयार हो गई a और b के टर्म्स में, है ना। 3 इक्वेशंस चाहिए मुझे, a b c की वैल्यू निकल जाएगी, फंक्शन मिल गया, a b c की वैल्यू मिलते ही फंक्शन f(x) मिल जाएगा, फंक्शन f(x) जैसे ही मिला हमारा सवाल खत्म है फिर, ओके। फिर देखो f' है, f'' निकाल लेता हूं यहाँ पे, तो f'' क्या हो जाएगा, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 6x प्लस 2a, है ना, ये f'' हो गया, x की जगह पे 2 रख दो ताकि f'2 जिसको माना था मजा आ जाएगा, है ना, कि पुट x बराबर 2, पुट x बराबर 2, x को 2 पुट किया तो ये बन जाएगा f'' ऑफ 2, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में f'2 बनेगा जिसकी वैल्यू मैंने b मानी थी, समझ में आ रही बात है, f'' ऑफ 2, x की जगह 2 पुट करता हूं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 12 प्लस 2a मिल जाएगा, है ना, f'2 की वैल्यू ही b मानी थी, तो b बराबर 12 प्लस 2 है, ओके, ये मिल गया। तो देखो इन्हीं दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू आते हुए नजर आ रही होगी तुम्हें, a और b की वैल्यू आ जाएगी इन्हीं दोनों इक्वेशन से, ठीक। अब देखो फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, f'3 वाला भी अपने को यूज करना है, एक बार और डिफरेंशिएट किया, f''x इज इक्वल टू वॉट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, ठीक है, और x की जगह पे क्या रख दो, 3 रख दो, तो f'3 6 के ही इक्वल है ना, x की जगह कुछ भी रखो वो इसी के इक्वल है, ओके, और f'3 को ही c माना था तो c बराबर कितना 6 हो गया, c की वैल्यू आ ही गई हमारे पास में, a और b की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से आ गई, तो जैसे ही a b और c की वैल्यू मिल गई फंक्शन f(x) मिल जाएगा, और जैसे ही फंक्शन f(x) मिला f(2) की वैल्यू बच्चा बच्चा निकाल सकता है। क्या क्लियर है क्या, मुझे बताना इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनली कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, let f -1 to 1 to all real number be a function defined by f(x) बराबर maximum of this and this। तो फिर से ये ग्राफिकल टाइप का सवाल हो गया कि हमें इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, और फिर पूछा गया कि कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो जहां जहां ग्राफ में शार्प कॉर्नर दिखाई देंगे वहां वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो दो ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं, एक तो y बराबर मॉड्यूल, है ना, y बराबर माइनस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x आता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, मॉड्यूलस ऑफ x का आता है उसको उल्टा कर दो, उल्टा v बनेगा, माइनस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x। फिर हमें एक ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, हाँ पहचाने क्या ये किसका ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैराबोला है, सर्कल है, क्या चीज है। तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर बन गया, राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट हैंड साइड का होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। बेसिकली एक सर्कल बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो मतलब ये जो चीज है वो इस सर्कल का पार्ट है ना, इस सर्कल का पार्ट है ना। ये सर्कल कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 सर्कल हर कोई ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, ऐसा सा सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। उसमें से ये कौन सा वाला पार्ट बता रहा है,
है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 में अगर y के लिए सॉल्व करोगे, जैसे y की वैल्यू निकालोगे, तो y की दो वैल्यू आएगी, है ना। एक तो प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y की दो वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव, ये जो है वो नेगेटिव y वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस सर्कल के नीचे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव y वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये हटा देता हूं। ओके, तो दिस इज द ग्राफ फॉर ये जो सेमी सर्कल है ना, यही ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस सेमी सर्कल इज द ग्राफ फॉर दैट। क्लियर है ना। नेगेटिव y वाला पोर्शन, नेगेटिव y वाला पोर्शन अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है इस सर्कल में। ओके, फिर y बराबर माइनस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लेंगे। ये हो गया x बराबर 1, ये पॉइंट हो गया x बराबर माइनस 1। ठीक है, y बराबर माइनस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा बच्चा लोग। x बराबर 1 पे और माइनस 1 पे, दोनों पे इसकी वैल्यू ये माइनस 1 ही आ रही है। ओके, हाँ जी, देखो जरा, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x। x बराबर 1 पे भी इसकी वैल्यू माइनस 1 है, x बराबर माइनस 1 पे भी इसकी वैल्यू माइनस 1 है। तो ये इन दोनों के हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए। इन दोनों में से कौन सा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मतलब जो ऊपर हो वो चाहिए, है ना। तो दोनों में से देखो ऊपर कौन है, हाँ, दोनों में से ऊपर एक तो ये वाला ग्राफ है यहां तक, तो फिर ये वाला ग्राफ ऊपर गया। ठीक है, अभी भी यही चल रहा है, फिर ये वाला ग्राफ ऊपर चल रहा है ना। तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ। ये जो पिंक कलर का ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया। नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट्स कहां कहां हो गए, है ना। तो एक तो ये पॉइंट नॉन डिफरेंशियबिलिटी दिख रहा है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर है। एक ये पॉइंट मिल गया नॉन डिफरेंशियबिलिटी का, एक ये वाला पॉइंट मिल गया। तो 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी के। तो एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। दीज आर दी 3 पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशियल। सिंपल है, इजी पीजी। ये देखो, fx is equal to minimum of 1 comma 1 plus x sin x, x belonging to 0 to 2 pi, if m is the number of points where it is not differentiable and n is the number of points where function is not continuous, है ना। तो फिर से ये ग्राफ वाला सवाल बन गया बच्चा लोग, ट्राई करिएगा इस सवाल को एक बार खुद से। ओके, तो हमें ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करना है। ये खुशखबरी है कि सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में अपने को देखना है। ओके, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा दिस, तो एक तो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1 का, है ना, जो कि ड्रॉ करना बहुत आसान। और दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस एक्स साइन एक्स। इन दोनों में से जो नीचे वाला ग्राफ है वो अपने को सेलेक्ट करना है। तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पे 1 हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1। ओके, अब चलिए ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन एक्स। कहां से कहां तक, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में, है ना, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर मैं 0 पे इसकी वैल्यू देखूं, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है ना। 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ गई, और पाई पे भी इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। सही बात है, x बराबर पाई रखोगे तो साइन x वाला पार्ट 0 हो गया, पाई पे भी इसकी वैल्यू 1 है, 2 पाई पे भी इसकी वैल्यू 1 है ना। मतलब 0 पाई, पाई पे भी 1 वैल्यू आ रही है, 2 पाई पे भी इसकी वैल्यू 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में ये जो x साइन x वाला पार्ट है ये पॉजिटिव रहेगा ना। 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन x पॉजिटिव है, x तो है ही पॉजिटिव क्योंकि x 0 से पाई के बीच में है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब 1 से बड़ी ही कुछ वैल्यू रहेगी। तो 0 से पाई के बीच में कुछ 1 से बड़ी ही वैल्यू जा रही है, फिर पाई पे ये 1 हो गया। ओके, पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू देखोगे तो साइन एक्स नेगेटिव हो जाता है पाई से 2 पाई के बीच में। तो साइन एक्स नेगेटिव हो गया, मतलब ये पूरी टर्म ही नेगेटिव हो गई, एक्स साइन एक्स वाली। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 1 में कुछ नेगेटिव क्वांटिटी जुड़ रही है, तो वो 1 से छोटा चला जाएगा, है ना। तो पाई से 2 पाई के बीच में 1 से छोटा जाते हुए 2 पाई पे फिर से कितना, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन एक्स। दोनों में से कौन सा ढूंढना है हमको, मिनिमम, कि दोनों में से छोटा वाला कौन सा है। तो जो नीचे है उसको मार्क कर दो। तो 0 से पाई के बीच में ये नीचे जा रहा है, ओके, और पाई से 2 पाई के बीच में नीचे वाला ग्राफ ये है। तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ। ये जो येलो वाला ग्राफ है ये हमारा फाइनल हो गया। ओके, तो कंटिन्यूस तो पूरे इंटरवल में ही दिख रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में कंटिन्यूटी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पूरा कंटिन्यूस ग्राफ है,
बट नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, एनडी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक पॉइंट है ना, और कंटिन्यूस तो हमेशा ही है, तो 1,0 हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, देयर इज 1 पॉइंट वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, ओके, एंड देयर आर 0 पॉइंट वेयर इट इज डिसकंटिन्यूस, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो, है ना। तो दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन देखिएगा, fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू व्हाट, हाँ जी, यहां पे इक्वल टू का साइन है, साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब सोच रहा है यार, -2 से -1 के बीच में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की किस्मत तय है ना, कि -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 ही वैल्यू देगा, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2, है ना, -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 ही वैल्यू दे रहा है, तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 बन रहा है ये, ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग टू -2 टू -1 इस पूरे कंप्लीट अंतराल में, ओके, यही वैल्यू दे रहा है। फिर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1, मतलब जब x -1 से 1 के बीच में है तो अपने को मैक्सिमम इन दोनों ग्राफ का बताना है, अदरवाइज यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये मैं लिख देता हूं कि मैक्सिमम ऑफ 2x कॉमा, अच्छा इधर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है। मॉड्यूलस ऑफ x अगर 1 से छोटा है, तो मॉड्यूलस ऑफ x 1 से छोटा है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया गया है, देखो मॉड्यूलस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, मतलब 1 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तुमने लिया है, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये पार्ट तो पूरा पूरा 0 ही है ना यार। तो मैक्सिमम ऑफ 2x कॉमा 0 लिख सकता हूं क्या, मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 है ना, तो ये चीज 0 होगी फॉर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1, अदरवाइज y बराबर 1 है ना, अदरवाइज ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हमें बताना है कहां पे डिसकंटिन्यूस है, कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसी ऐसी कुछ चीजें बतानी है, ओके। तो अगर मैं -2 से चालू करता हूं कि अगर x -2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अगर x -2 को अप्रोच करेगा तो साइन ऑफ x प्लस 2 ये 0 को जा रहा है, मतलब साइन के अंदर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है, साइन ऑफ 0 अपॉन 0, साइन ऑफ 0 अपॉन 0 कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 1 वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो अगर मैं ये चीज लिखूं तो समझ में आ रही है कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स -2, है ना, -2 प्लस पे बेसिकली f ऑफ -2 प्लस, कि -2 के जस्ट राइट में देखोगे तो ये साइन ऑफ 0 अपॉन 0 बन रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है, -2 प्लस पे वैल्यू 1 है, ओके। -1 पे देखूं अगर कि x -1 को अगर अप्रोच करेगा, है ना, -1 माइनस पे अगर देखे वैल्यू f ऑफ -1 माइनस, ठीक है, कि -1 के जस्ट लेफ्ट में बेसिकली, तो x अगर यहाँ पे -1 को अप्रोच कर रहा है तो साइन के अंदर 1 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 1 बन रहा है, तो ये साइन ऑफ 1 बन जाएगा, तो f ऑफ -1 माइनस साइन ऑफ 1, और -1 से 1 के बीच में तुम्हें इसका सेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर -1 से 1 के बीच में सोचूं मैं इसको, ठीक है, तो -1 से 0 के बीच में तो 0 बड़ा है, ओके, और 0 से 1 के बीच में 2x बड़ा है ना। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ऐसा सा बनेगा ना भाई, कि ये हो गया y बराबर 2x, ये y बराबर 2x, x बिटवीन -1 to 1, ठीक है, y बराबर 2x का ग्राफ बनाना है, x बराबर -1 से 1 के बीच में, एंड y बराबर 0, y बराबर 0 तो यही हो गया, y बराबर 0 ये होगा। इन दोनों में से क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से देखो यहां तक तो बड़ा यही आ रहा है, 0 ही बड़ा आ रहा है ना, इसके बाद में y बराबर 2x बड़ा हो गया, ठीक है, तो ऐसा सा इसका ग्राफ बनेगा इस इंटरवल में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा है, ओके। तो अब सुनना जरा कि यार -2 प्लस पे वैल्यू 1 है, -1 माइनस पे वैल्यू साइन ऑफ 1 है, तो -1 के राइट में तो वैल्यू 0 आ रही है ना, -1 के राइट में तो वैल्यू 0 आ रही है, -1 के लेफ्ट में वैल्यू साइन ऑफ 1 आ रही है,
है ना, -1 के लेफ्ट में वैल्यू साइन ऑफ 1 आ रही है, तो डिसकंटिन्यूस एट -1। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट लिखूं मैं अगर डिसकंटिन्यूस, तो एक तो पॉइंट मुझे -1 मिला है कि -1 पर डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, कि -1 के लेफ्ट में देखोगे तो वैल्यू साइन ऑफ 1 आ रही है, और -1 के राइट में देखोगे तो वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस यहाँ पे मिल गया। बाकी -1 से 1 के बीच में पूरा पूरा कंटिन्यूस है। ठीक है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है बेटा। x बराबर 1 पे वैल्यू 2 आ रही है, और 1 के राइट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जी 1 के आगे अदरवाइज द वैल्यू इज 1, तो 1 के राइट में तो इसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, तो यहां पे 1 पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस होते हुए दिखाई दे रहा है कि 1 के लेफ्ट में वैल्यू 2 को जा रही है, 1 के राइट में वैल्यू 1 ही है, तो डिसकंटिन्यूस -1 पे हो गया, 1 पे हो गया। ये 2 पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के आ चुके हैं हमारे सामने। ठीक है, देखो -2 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, -2 के राइट में भी वैल्यू 1 है, -2 के लेफ्ट में भी देखोगे, है ना, अदरवाइज वाला पार्ट आ गया ये, कि -2 के लेफ्ट में देखोगे तो भी वैल्यू 1 ही है, तो -2 पे तो डिसकंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, -1 पे अगर देखा जाए तो -1 पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है ना, -1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया कि -1 के लेफ्ट में वैल्यू साइन ऑफ 1 है, -1 के राइट में वैल्यू 0 आ रही है, -1 से 1 के बीच में कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं है। 1 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 1 के राइट में इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस ये 2 पॉइंट्स मिले हैं हमें। अब ऑफ कोर्स इन दोनों पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ही, क्योंकि जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल पक्का पक्का होता है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट लिखे। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल -1 और 1 पे तो है ही नॉन डिफरेंशिएबल, और साथ के साथ 0 पे भी मुझे नॉन डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहा है ना, एट 0। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के 3 पॉइंट्स है, डिसकंटिन्यूटी के 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो 2,3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतनी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let a function g between 0 to 4 to r be defined like this। एक फंक्शन gx है, maximum of t cube minus 60 square plus 90 minus 3, where t is between 0 to x and x is between 0 to 3। ठीक है, and between 0 to 4, ठीक है, 4 minus x, ये 3 to 4 होना चाहिए। ओके, बिटवीन 3 to 4 होगा ये, है ना, बिटवीन 3 to 4, दिस इज 4 माइनस जी एक्स बराबर 4 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो पहले x 0 से 3 के बीच में अपन ग्राफ बना लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 माइनस 3। तो एक ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक का ग्राफ हमें बनाना आता है कि अगर मैं बनाऊं इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, बेसिकली वी वांट टू प्लॉट दिस ग्राफ। ठीक है, तो सुनना जरा, यहाँ पे y डैश कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, विच इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये बन रहा है। तो ये y डैश की वैल्यू है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मेरे को दिखाई दे रहा है 3 और 1 पे 0 आ रहा है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं y इज इक्वल टू दिस दिस दिस। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाँ जी बच्चा लोग सुनना जरा ध्यान से, देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा कि x बराबर 0 पे मेरे को वैल्यू -3 दिखाई दे रही है ना, तो x बराबर 0 पे -3 से के साथ मैंने शुरुआत करी, -3 के साथ शुरुआत करी, फिर 1 तक मैंने इंक्रीजिंग बनाया फंक्शन को, फिर बाद में डिक्रीजिंग हो गया, ऐसा सा फंक्शन है ये। ठीक है ना, क्योंकि देखो यार 1 से पहले पहले तक y डैश की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x 1 से छोटा है ना, अगर x 1 से छोटा है तो y डैश की वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर ऐसा समझो कि x जब तक 1 से 3 के बीच में है तब तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। dy बाई डी एक्स नेगेटिव तब आएगा जब x 1 से 3 के बीच में है। क्या ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग कि x की वैल्यू सपोज 2 रख देता हूं, तो ये देखो नेगेटिव आ रहा है y डैश की वैल्यू, तो y डैश नेगेटिव कब आ रहा है, 1 से 3 के बीच में, मतलब इसके बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो देखो ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहने वाला है ना, ऐसा सा कुछ ग्राफ रहेगा अपने पास। ठीक है, कुछ ऐसा सा ग्राफ रहने वाला है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। बट अपने को एग्जैक्टली इसका ग्राफ नहीं बनाना, अपने को ग्राफ बनाना है इसका मैक्सिमम ऑफ दिस, where t is between 0 to x, x is between 0 to 3।
तो देखो मैक्सिमम कहां तक मिल रहा है, -3 से 1 तक। देखो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 1 पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, ये वाली वैल्यू बताना जरा कितनी आ रही है। हाँ जी, तो x को अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये बन रहा है 9, और ये -9, ये 1 ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सुनना जरा, देखो कैसे ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ अपन इस तरीके से बना रहे होंगे कि मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो -3 के साथ शुरुआत करी, अभी चीजें बढ़ ही रही है, बढ़ ही रही है, बढ़ ही रही है, मैक्सिमम हमें मिल ही रहा है, और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई। इसके बाद में ये वैल्यू लॉक हो जाएगी, इसके बाद ये वैल्यू लॉक हो गई 1 से 3 के बीच में। ठीक है, इसके बाद में नीचे नहीं जाएंगे अपन, मैक्सिमम वैल्यू अपन ने क्या लॉक कर दी है यहाँ पे 1 से 3 के बीच में। ओके, जैसे अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना, कि अगर मैं तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने को बोलूँ, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ साइन टी, ठीक है, वेर t इज बिटवीन 0 to x, where t is between 0 to x and x is between 0 to 2 pi। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने को तुम्हें बोलूं, तो कैसे देखो ग्राफ ड्रॉ करोगे तुम इसका, कि पहले तुम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो सिंपली। ठीक है, कि साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो 0 से 2 पाई के बीच में, ये हमने 0 से 2 पाई के बीच साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। फिर अपने को चाहिए मैक्सिमम ऑफ साइन टी, है ना, तो जब तक π/2 तक, तो π/2 तक तो फंक्शन साइन टी ही मिलेगा, साइन एक्स ही मिलेगा फंक्शन। इसके बाद में ये मैक्सिमम वैल्यू लॉक हो गई। ठीक है, जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू अपने को अचीव नहीं हो जाती, है ना, ये वैल्यू अपन ने लॉक कर दी। तो दिस विल बी आवर ग्राफ। मतलब इसी को अगर मैं y को डिफाइन करूं, तो y इस तरीके से डिफाइन होगा कि y बराबर साइन ऑफ x, है ना, जब तक x 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, बट π/2 से 2 पाई के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, π/2 से 2 पाई के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है ना। तो बस मैक्सिमम जब तक ऊपर जा रहे हैं ऊपर चलते चले गए, फिर जब नीचे जा रहे हैं अपन नीचे नहीं जाएंगे अगर मैक्सिमम वाला पूछा तो। वही अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, मैक्स की जगह मिल लगा दूं, तो अलग सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, कि मैक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लगा देता हूँ, तो कौन सा वाला ग्राफ अपन सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो देखो 0 पे ही अपने को मिनिमम वैल्यू मिली और ये ऊपर जा रहा है। अब मेरे को ऊपर नहीं जाना, अगर मिल लगा दिया तो मेरे को ऊपर नहीं जाना है ना, मेरे को जो लोएस्ट वैल्यू है वहां पे लॉक कर देना है। तो 0 मेरे को लोएस्ट वैल्यू मिल गई, मैंने यहाँ पे लॉक करते हुए चला 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 चला। अच्छा, अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जा सकते हैं, है ना, नीचे जा सकते हैं, नीचे ले गया मैं, नीचे ले गया, नीचे ले गया, बस यहाँ तक। अब ये वापस ऊपर पहुंचा रहा है, मेरे को ऊपर नहीं जाना है ना, मिनिमम वैल्यू मैंने लॉक कर दी बस। तो जब तक नीचे ले जा रहा है नीचे जाते चले जाओ, जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो लॉक कर दो, उसके आगे फिर वैसे ही कांस्टेंट। ओके, वही मैक्सिमम वाले में हो गया कि जब तक ऊपर ले जा रहा है मैक्सिमम वाले में ऊपर जाते चले जाओ। फिर ये जब ये नीचे जाना चालू हुआ तो नीचे मत जाओ ग्राफ के साथ, मैक्सिमम वैल्यू लॉक कर दो, है ना। तो इसी टाइप का अपन ने इधर भी काम किया है कि पहले मैंने इसका ग्राफ बना लिया यार, पहले मैंने इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा था, है ना, एक पैटर्न जज कर लिया इसके ग्राफ का कि dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx निकाला तो इससे पता चल गया ग्राफ कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, एक पैटर्न जज हो गया ग्राफ का। फिर देखो यहां तक ऊपर जा रहा था, ऊपर चलते चले गए, मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू फिर लॉक कर दी, 1 से 3 के बीच में नीचे ही जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अपन लॉक करते हुए चल रहा है। तो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ मिल गया। तो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। ओके बच्चा लोग, ठीक है। नाउ फिर बाद में 3 से 4 के बीच में हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का, x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू 1 ही है, x बराबर 4 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 3 से 4 के बीच में ऐसा सा ग्राफ रहेगा। ठीक है, 3 से 4 के बीच में कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहेगा। क्लियर है? तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ यार, कि ऐसा जा रहा है फिर ऐसा गया फिर ये लॉक हो गया फिर 3 से 4 के बीच में ऐसा सा। अब देखना आपने को कितने पॉइंट पे ये है ना, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल वेयर gx इज नॉन डिफरेंशिएबल पूछा है शायद, इज नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस तो एवरीवेयर है, कंटिन्यूस तो है ही पूरे इंटरवल में 0 से 4 के बीच में, gx कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है सवाल में ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो मुझे ये शार्प कॉर्नर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके आगे देखो ये लाइन है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इस लाइन की स्लोप है -1 और इससे पहले जो स्लोप है वो आ रही है 0।
है ना, इससे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप जीरो, तो स्लोप बदली मतलब शार्प कॉर्नर आया, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो गया। वन पे भी चेक कर लेते क्या वन पे भी बदल रही है कि स्लोप या नहीं, तो वन के बाद में तो देखो कांस्टेंट हो गया, वन के बाद में तो स्लोप जीरो ही है, वन से जस्ट पहले देख लो स्लोप कितनी है, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू, y डैश की वैल्यू क्या है जब x वन को अप्रोच कर रहा है, तो जब x वन को अप्रोच करेगा तो y डैश भी यहाँ पे जीरो ही आ रहा है, तो मतलब इससे पहले भी स्लोप जीरो है, बाद में भी स्लोप जीरो है, तो ओनली दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया वन, ओनली वन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछा गया था, सिर्फ हमारे सामने एक ही पॉइंट आया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर पी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस टू वेर एक्स नॉट इक्वल टू टू एंड एक्स बराबर टू हो जाए तो 7 है फंक्शन की वैल्यू, वेर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल सच दैट पी डबल डैश एक्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इधर से तुम क्या बात समझे, पी डबल डैश एक्स कांस्टेंट हो गया, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो इधर से ये जज करो कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, यहां से हमें ये जज करना है कि व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट मिल जाएगा, तो क्वाड्रेटिक का अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या कांस्टेंट मिल जाता है क्या, है ना, क्यूबिक का नहीं मिलेगा, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करूं, एक बार करूंगा तो 3x स्क्वायर, दूसरी बार करूंगा तो 6x मिल रहा है, अभी तक कांस्टेंट नहीं मिला है। क्यूबिक को अगर दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, बट क्वाड्रेटिक को अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो कांस्टेंट मिल जाएगा, है कि नहीं, है ना, तो px कैसा हो गया, px इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px इज क्वाड्रेटिक, है ना, पॉलिनोमियल। और देखते हैं इस पॉलिनोमियल के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन बता रखी है, कि p ऑफ 3 बराबर 9, 3 पे फंक्शन की वैल्यू है ना, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 9 है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है 2 पे, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 इज इक्वल टू 7, है ना, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कंटिन्यूस है फंक्शन x बराबर 2 पे, इधर से ये बात बोली जा सकती है कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, x अगर 2 को अप्रोच करेगा तो px अपॉन साइन ऑफ x माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, 2 के आजू बाजू जो वैल्यू है वो वही होनी चाहिए जो 2 पे वैल्यू है, तभी तो अपन इस फंक्शन को, इस एफ एक्स फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। तो 2 के आजू बाजू जो वैल्यू है वही वैल्यू 2 पे भी होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 7 के इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब देखो बेटा, अगर इसकी वैल्यू 7 के इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, x 2 को जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी 0 को जाना चाहिए, x बराबर 2 पे न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, 0 बाई 0 फॉर्मेट बनना चाहिए, तभी तो एक फाइनाइट वैल्यू आ पाएगी हमारे पास लिमिट की, लिमिट की फाइनाइट वैल्यू तभी आ पाएगी जब 0 बाई 0 फॉर्मेट है ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि न्यूमरेटर नॉन जीरो है, सपोज इसकी वैल्यू 3 आ रही है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच हो ही रहा है, तो अब ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि नॉन जीरो अपॉन जीरो वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी लिमिट की, जबकि 0 बाई 0 लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो पहली बात तो ये समझ में आया कि p ऑफ 2 हैज टू बी 0, है ना, कि p ऑफ 2 हैज टू बी व्हाट, 0, फंक्शन की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे 0 होनी चाहिए। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे 0 है, मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, इट इंप्लाइज x माइनस 2 इज अ फैक्टर, है ना, कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल px को मैं ऐसा कर सकता हूं कि भैया एक फैक्टर तो पता चल गया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर पता करना है ना, दूसरा फैक्टर मान लो कुछ ax प्लस बी, है ना, दूसरा फैक्टर ax प्लस बी मान लिया, कि एक फैक्टर तो मुझे पता है x माइनस 2, दूसरा वाला फैक्टर पता करना है, दूसरा वाला फैक्टर ax प्लस बी मान लिया, तो px की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है, तो px की वैल्यू आ गई, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, px की जगह लिख दिया x माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन साइन ऑफ x माइनस 2 बराबर 7। अब देखो साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो खुश है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे x 2 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे 2a प्लस बी बन रहा होगा, है ना, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा होगा मतलब यहाँ पे 2a प्लस बी बन रहा होगा, जिसकी वैल्यू 7 के इक्वल आ रही होगी, है कि नहीं बच्चा लोग, x को 2 की तरफ अप्रोच करोगे तो 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 7, तो एक इंफॉर्मेशन ये मिली
फिर इंफॉर्मेशन दे रखी है P ऑफ 3 बराबर 9, x की जगह 3 रखता हूं तो P ऑफ 3 विच इज 3 माइनस 2 विच इज 1 इंटू 3a प्लस बी, ठीक है, ये बनेगा, इसकी वैल्यू 9 के इक्वल है। ओके, P ऑफ 3 की वैल्यू 9 है। तो दो इक्वेशन मिल गई ए और बी के टर्म्स में, एक तो 2a प्लस बी बराबर 7 और दूसरी इक्वेशन मिल रही है 3a प्लस बी बराबर 9। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ए और बी की वैल्यू निकलती है, हमारे पास पॉलिनोमियल मिल गया। देखो यार 3a माइनस 2a, ए बराबर 2, ए की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, ए की वैल्यू 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 4 है ना, 7 में से 4 गया 3, तो बी की वैल्यू 3 आ गई। बी की वैल्यू 3 आ गई तो पॉलिनोमियल पी एक्स मिल गया हमारे पास में, कि पी एक्स पॉलिनोमियल आ चुका है। हमने क्या माना था, x माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, जहां पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो 2x प्लस 3, तो दिस इज आर पॉलिनोमियल px। फिर पूछा गया p ऑफ 5 की वैल्यू, तो x की जगह 5 रख दो, p ऑफ 5 की वैल्यू दिख गई। ठीक है, सिंपल है, इजी पीजी। चलिए, let f0 to infinity to 0 to 3 be a function defined by fx बराबर maximum of sin t, t is between 0 to x, x is between 0 to pi। तो देखो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो 0 से पाई के बीच में, है ना, x 0 से पाई के बीच में है तो उसी के बीच में देखना है अपने को। तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करे अगर 0 से पाई, है ना, तो 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा रहेगा। ठीक है, ये हो गया पाई, 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बिटवीन 0 टू पाई, है ना। पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू है, पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, ये हमारे सामने ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, फिर हमें चाहिए मैक्सिमम ऑफ साइन टी, टी बिटवीन 0 टू एक्स, है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे लॉक कर देने का है। ठीक है, तो यहां तक देखो मैक्सिमम जा रहा है। ओके, यहां तक चीजें बढ़ती चली जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहे हैं तब तक ऊपर जाते रहो, फिर जैसे नीचे जा रहे हैं नीचे मत जाओ, मैक्सिमम वैल्यू लॉक कर दो, तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ साइन टी, टी बिटवीन 0 टू एक्स, एक्स बिटवीन 0 टू पाई, है ना, ये अपने पास ग्राफ मिल गया। ठीक है, ये हटा देते हैं, है ना बच्चे लोग। हम्म, फिर बाद में, इसके बाद में x ग्रेटर देन पाई पे 2 प्लस कॉस एक्स का ग्राफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो पाई पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर पाई पे कॉस ऑफ पाई माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 प्लस 1 ही हो रहा है, तो पाई पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 ही है ना, पाई पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 1 ही है। फिर पाई के आगे, है ना, इस टाइप का ग्राफ चलेगा कि भैया पाई से 2 पाई के बीच में, ओके, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसा सा ग्राफ चलेगा ये। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद कुछ इस प्रकार से ग्राफ चलने वाला है। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम कितना, ये मिनिमम ही वैल्यू हो गई ना, पाई के ऊपर मिनिमम ही वैल्यू हो चुकी है। देखो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता है ना, एक काम करें पहले कॉस एक्स का ग्राफ बना ले, तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा जाता है। ठीक है ना, ये रहा, तो इस तरीके से कॉस एक्स का ग्राफ अपने को मिलेगा। ये हो गया एक्स बराबर पाई। ठीक है, तो इसके आगे ग्राफ ऐसा सा जाएगा। ठीक है, इस टाइप का इसके आगे का ग्राफ रहने वाला है। ओके, मिनिमम वैल्यू ही 1 है ना, एक्स बराबर पाई पे तो मिनिमम वैल्यू है, एक्स बराबर पाई पे मिनिमम वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट से चालू कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, फिर देखो ये सेम ग्राफ। अरे नहीं समझ में आई बात, चलो देखो इधर देखो, कि cos x का ग्राफ बनाया तुमने बेटा, हाँ जी, ये तुमने cos x का ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा सा। ठीक है, y बराबर cos x। ओके, ये पॉइंट हो गया x बराबर पाई। ठीक है, x बराबर पाई पॉइंट हो गया, है ना, ये पॉइंट हो गया +1। अब अपने को y बराबर 2 प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो 2 प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए इसी ग्राफ को 2 यूनिट से ऊपर चढ़ा दो। तो इसी ग्राफ को 2 यूनिट से ऊपर चढ़ाया तो देखो ये वाला पॉइंट है -1, है ना, तो इसी ग्राफ को पूरा पूरा 2 यूनिट से ऊपर चढ़ा दूं मैं, तो ऐसा सा बन जाएगा, ये 1 वाला पॉइंट 3 पे पहुंच जाएगा,
ठीक है, 1 वाला पॉइंट ये 3 पे पहुंच गया, ठीक है, ये -1 वाला पॉइंट 2 यूनिट से ऊपर चढ़ा रहा हूं तो ये -1 वाला पॉइंट +1 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ओके, ये वाला पॉइंट देखो, 1 वाला पॉइंट 3 यूनिट ऊपर पहुंच गया, है ना, ऐसा सा ग्राफ। बस समझो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ को ही 2 यूनिट से ऊपर खिसका दिया। y इज इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ को 2 यूनिट से ऊपर खिसका दो तो 2 + cos x का ग्राफ बन गया। ओके, और वो भी हमें बनाना है पाई के आगे ही, पाई के आगे ही बनाना है। तो मतलब बेसिकली बस इतना सा ग्राफ मुझे चाहिए, और यही सेम ग्राफ मैंने यहाँ पे भी चिपकाया है, देखो यही सेम ग्राफ इधर चिपकाया अपन ने। ओके, बस यही देख चेक करना है कि कहाँ पे डिफरेंशियबल है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, वगैरह वगैरह, है ना। 0 से इन्फिनिटी में पूरा x 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ओके, तो आगे तो मुझे दिख ही रहा है, आगे तो डिफरेंशियबल लहराते हुए चलता चला जाएगा, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, कहीं पे भी नॉन डिफरेंशियबल नहीं है ना। डाउट्स कहाँ कहाँ पे आया, डाउट्स एक तो ये वाला पॉइंट पाया और एक ये वाला पॉइंट पाया कि यार यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि कहीं नॉन डिफरेंशियबल तो नहीं है इन पॉइंट्स पे, एक बार ये चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इससे पहले देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स। ओके, π/2 के आगे तो स्लोप 0 है, तुम बस ये जज कर लो π/2 से पहले π/2 माइनस पे स्लोप कितनी है। ओके, तो स्लोप इसका डिफरेंशिएशन बताएगा, तो dy/dx cos x हो गया, है ना, y डैश बराबर cos x, और x अगर π/2 को जाएगा, x अगर π/2 को जाएगा तो cos ऑफ π/2 ये 0 को जा रहा है, तो इससे पहले भी स्लोप 0 है, इसके बाद में भी स्लोप 0 है, तो मतलब शार्प कॉर्नर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का ग्राफ है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, x π/2 का अप्रोच होगा तो स्लोप 0 हो गई, तो यहाँ पे अपने को शार्प कॉर्नर देखने को नहीं मिल रहा है। इधर भी देखो ये cos x का ग्राफ है, ओके, इससे पहले तो स्लोप 0 है ही, अब इसके बाद वाली स्लोप देख लो कितनी है, तो इससे पहले तो 0 आ ही रही है स्लोप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसके बाद वाली स्लोप देखोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, y डैश बराबर माइनस साइन एक्स, और x बराबर किधर पाई पे देखना है, तो x बराबर पाई पे y डैश फिर से 0 है, तो इसके पाई के लेफ्ट में भी स्लोप 0, पाई के राइट में भी स्लोप 0, तो मतलब ये क्या शार्प कॉर्नर नहीं दिखेगा, एक स्मूथ पॉइंट दिखेगा, स्मूथ, है ना। ये वाला भी स्मूथ है, ये वाला भी स्मूथ है, ठीक है, क्लियर है। शार्प कॉर्नर तब दिखता है जब पॉइंट के लेफ्ट में राइट में स्लोप अलग अलग हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू अलग अलग हो लेफ्ट में राइट में, तब अपने को, है ना, शार्प कॉर्नर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल स्मूथ देखने को मिल रहा है, तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन 0 to इन्फिनिटी, है ना, फंक्शन डिफरेंशियबल है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये सारे बच्चा लोग, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मॉड्यूलस इंटू ई की पावर मॉड्यूलस ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, तो ये कहां पे नॉट डिफरेंशियबल है। ओके, यहां पे दो फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, मॉड्यूलस ऑफ दिस, या फिर उसको ऐसा लिख दो, चलो ऐसा ही लिख देते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, इसका मॉड्यूलस इंटू ई की पावर में 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 के फैक्टर्स क्या होंगे सोचना जरा। तो मेरे ख्याल से ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं, कि 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में माइनस, है ना, ये -2a भी लिखा है ये चीज, तो बेसिकली दिस इज 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है। मॉड्यूलस का फिर कोई मतलब ही नहीं है, है ना, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होता है, ऐसे ही लिख दो। मॉड्यूलस हटा दो यार, अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो मॉड्यूलस हटा दो, कोई मतलब नहीं है उस मॉड्यूलस का वहां पे, ठीक है। तो ऐसा सा बन रहा है हमारे पास, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि यार पॉजिटिव कर दे चीजों को, अगर नेगेटिव है तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा ही पॉजिटिव है, मॉड्यूलस हमेशा ही पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो ये हमारे सामने फंक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे बदल रही है, फंक्शन की डेफिनेशन देखो, -1 से 3 के बीच में ये मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा, बाकी जगह पे पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है ना। तो अगर मैं फंक्शन को लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं, यार फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल होगा, एक पॉइंट तो हो गया x बराबर -1, देखो -1 पे नॉन डिफरेंशियबल है एंड x बराबर 3 पे नॉन डिफरेंशियबल है, इन दोनों पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल आएगा,
ये डायरेक्टली कमेंट करना होता है ऐसे टाइप के सिनेरियो में, है ना। उसका देखो मैं तरीका बता देता हूँ। कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखें कि अगर फंक्शन लिखा है एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो ये आएगा नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 0। ठीक है, कहां पे नॉन डिफरेंशियबल? नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 0। ओके, एग्जाम्पल 2, अगर फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3, तो ये आएगा नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 3। समझ रहे हो ऐसा क्यों? ग्राफ इमेजिन कर लेना, ग्राफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स और मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3 दोनों के ग्राफ इमेजिन करोगे तो दोनों के ही वी शेप ग्राफ बनते हैं। ये वी बनेगा 0 पे, है ना, 0 पे एक शार्प कॉर्नर दिखाई देगा। यहाँ पे जो वी होगा, है ना, वो 3 पे बनेगा, 3 पे शार्प कॉर्नर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशियबल आ गया ये 3 पे, ये आ गया 0 पे। ओके, एग्जाम्पल 3, अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का मॉड्यूलस, या फिर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3, ये नॉन डिफरेंशियबल होगा कहां पे? 2 एंड 3 दोनों पे, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये चीज क्या लिखी है, ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिखा है ना। अब ग्राफ से ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ऐसा सा ग्राफ मिलता है। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा सा मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक 2 एंड 3 पे कट कर रही है। बट अगर इसके मॉड्यूलस का ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव में शिफ्ट कर देगा, है ना, ऐसा सा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका ग्राफ इमेजिन करो, देखो 2 एंड 3 पे नॉन डिफरेंशियबल है ना, 2 पे एंड 3 पे नॉन डिफरेंशियबल है। तो ये चीज 2 एंड 3 दोनों पे ही नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगी, और वैसा सा ही वो सिनेरियो लिखा था हमारे सामने, ये कुछ ऐसा से लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं पे भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी में कोई योगदान नहीं रहने वाला है, इसका हमेशा सेम ही रहेगा फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे देखो दिस विल बी नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर -1 एंड एट एक्स बराबर 3। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हर जगह डिफरेंशियबल हो जाएगा बेटा, है ना। रिपीटेड अगर फैक्टर आ रहा है मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस के बाहर, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस के बाहर रिपीटेड फैक्टर है तो वो डिफरेंशियबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन देख भी सकते हैं फंक्शन को अगर डिफाइन भी करता हूं कि पॉजिटिव एक्स के लिए, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू देखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है 2x और यहां पे -2x। दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज फॉर एक्स लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहे आप 0 प्लस पे देखो चाहे आप 0 माइनस पे देखो, दोनों पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 माइनस बोथ ऑफ देम आर सेम, तो हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल। वी कैन ऑल्सो जज इट फ्रॉम द ग्राफ, कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, इस फंक्शन का ग्राफ बना लो भाई, कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बन रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए ग्राफ बन रहा है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा। क्या तुम्हें यहाँ पे शार्प कॉर्नर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा, तो ये डिफरेंशियबल है ही। तो अगर रिपीटेड फैक्टर आ जाते हैं तब अपन बोल देते हैं कि हाँ भैया डिफरेंशियबल हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 के बारे में पूछूं, तब तो आप बोलोगे नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 2। ठीक है, तब तो ये नॉन डिफरेंशियबल है एक्स बराबर 2 पे। बट अगर रिपीटेड फैक्टर लिख दूं मैं कि x माइनस 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज डिफरेंशियबल। अभी x बराबर 2 पे डिफरेंशियबल हो गया, बाकी हर जगह पे तो ऑलरेडी था ही, तो डिफरेंशियबल एवरीवेयर। ओके, तो ये चीज हर जगह डिफरेंशियबल हो जाएगी, ये बातें हैं, है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, एंड कंटिन्यूटी तो और भी ज्यादा इजी है ना। तो इनके ऊपर सवाल प्रैक्टिस करें, ग्राफिकल कितने सारे सवाल पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, तो उन सवालों को जरूर ट्राई करें, बिल्कुल भी डरे ना सवालों से, है ना।
होते हैं, सवाल बन रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं बन रहे हैं, थोड़ा और इजी लेवल पे चले जाओ फिर, है ना। अगर हमें किसी एक लेवल के सवाल नहीं बन रहे तो थोड़ा इजी लेवल ट्राई करो, उससे वो इजी लेवल के सवाल बनाने की कोशिश करो, फिर वापस से उस टफ लेवल के सवाल पे आओ। तो ये प्रोसेस चलते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्यूरियोसिटी के साथ अगर हम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो मज़ा भी आता रहेगा, सीखते भी चले जाएंगे। एक साथ 1 घंटे में आप सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, है ना। हमें हमारी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना खुद से कि यार फटाफट मैं सब कर लूंगा मैं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे सीखते हैं ना, लर्निंग कर्व होता है, कुछ चीज़ें सीखने में समय लगता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बस सीखते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, क्योंकि अभी ये जो कुछ महीना है इसमें हमें अपना 100% देना है। रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। ये बहुत एप्ट बात है, क्योंकि उसी केस में आप पर्टिकुलरली अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर मैं सोचूं ना, मेरे लाइफ में अगर कोई बेस्ट एग्जाम निकले हैं, ठीक है, मैंने कई तरह के एग्जाम दिए हैं, IIJEE का एग्जाम दिया है, ठीक है, AIEEE, बिटसेट, है ना, कैट, और कुछ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम, कई सारे मैंने एग्जाम्स दिए हैं ऐसे ही क्रैक करने को, ठीक है। कुछ ऐसे ही क्रैक करने को, कुछ ऐसे ही, है ना। तो वो अपन ने कई कई अलग अलग चीज़ें ट्राई करी है। तो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरे बेस्ट एग्जाम वही हुए हैं जिसको ना ही मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया हो, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया हो, है ना। एक वो बीच का बैलेंस होता है ना, जिसके अंदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ मैं, पर ऐसा भी नहीं कि यार मैं बिल्कुल हेडेक ही लेके बैठ गया उस एग्जाम की कि अरे नहीं होगा तो क्या होगा। जब अपन इतना ज़्यादा हेडेक ले लेते हैं ना किसी एग्जाम की, तो वो डर की वजह से अपनी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं निकल पाती उस एग्जाम में। और जेई के एग्जाम में डर मैटर करता है, डर है तो दिक्कत है ठीक है, क्योंकि यार समय लिमिटेड है ना। तो हौसला रखना बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे एग्जाम होते हैं जिसके अंदर हौसला रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है ना। 3 घंटे का 2 घंटे का जो समय मिलता है उसके अंदर हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर हिम्मत रहे, हौसला रहे, है ना। तो ना ही हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेना का है एग्ज़ाम को, कि सर एग्ज़ाम आ रहा है टेंशन में चले गए, ठीक है, एग्ज़ाम फोबिया ही तुमने क्रिएट कर लिया है। ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। और ना ही एकदम लाइटली ले लेना कि अरे छोड़ो यार है ना, जो होगा देखी जाएगी, बैठ जाएंगे ऐसे पेपर देने। कुछ बच्चे ऐसे भी जा रहे हैं ना, ऐसे भी देख रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए नीचे, हथियार ही रख दिए कि अरे देखी जाएगी जो होगा। ऐसे भी मत करो यार, ठीक है। मतलब दोनों बैलेंस करके चलो कि भाई पढ़ाई कर लो, ज़्यादा फल की इच्छा भी मत करो, और पूरी एफिशिएंसी के साथ पेपर दो, एकदम खुशी खुशी पेपर दो, कि जब तुम एग्जाम दे रहे हो ना तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें मजा आना चाहिए कि अरे यार अगला सवाल कौन सा, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो उसी क्यूरियोसिटी के साथ जब तुम सवाल करते चले जाओगे, एट ए टाइम एट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे, और प्लस कुछ बेसिक एग्जाम स्ट्रेटेजीज होती है कि हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है किसी क्वेश्चन में। ये सारी बेसिक बातें को ध्यान रखते हुए, बिना टेंशन के, है ना, और क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है, पेपर अगर आप दोगे तो आप अपना पेपर में बेस्ट करके आओगे। और वही करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आप अपना बेस्ट करके आ गए कि हाँ मेरे को जितना आता था, जो जो सवाल मेरे बस के थे वो सारे मैंने सवाल कर डाले, तो बस इतना तुम करके अगर एग्जामिनेशन के बाहर आते हो तो आप बहुत खुश हो फिर, ठीक है। दुखी इंसान वही होता है जो लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो कर सकता था यार, ये भी कर सकता था यार, फालतू में मैंने टेंशन ले ली, टेंशन की वजह से ये नहीं कर पाया, इस क्वेश्चन में मैंने फालतू में बिना मतलब ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया, है ना। वहां पे जाके अपने को थोड़ा दुख होता है एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल के, ठीक है। तो बस अपन जब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले तो चेहरे पे खुशी होनी चाहिए कि भाई जो आता था वो मैं अच्छे से करके आ गया, और कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्लियर है। तो बस पढ़ते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ। Thank you everyone for being a part of this session. See you in the next one. Till then, take care. Tada. Bye bye. Have a great day.